नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हजारों साल पीछे प्राचीन भारत की कहानी को समझने के लिए। एक ऐसी कहानी जिसमें दो बहुत ही महान और एक दूसरे से बिल्कुल अलग सभ्यताओं का जिक्र है। तो हम यहाँ एक बहुत लंबे समय की बात कर रहे हैं। ये सफर शुरू होता है पाषाण युग से, जब इंसान ने पहली बार पत्थर के औजार बनाए, और ये जाता है भारत की पहली शानदार शहरी सभ्यता तक, और फिर उसके बाद एक पूरी तरह से नई संस्कृति के उदय तक। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, एक पहेल जिसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है उठान की, पतन की, और फिर एक ऐसे सांस्कृतिक बदलाव की जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। एक ऐसे दौर से जिसे राजा महाराजाओं के लिए नहीं बल्कि उन औजारों के लिए जाना जाता है जिनका इस्तेमाल करके इंसान जिंदा रहता था। देखिए, इंसान का विकास कोई एक दिन में नहीं हुआ। ये लाखों सालों की एक धीमी चढ़ाई थी। हर कदम पिछले कदम पर टिका था। पहले आए पुरा पाषाण काल के खुरदरे पत्थर के औजार। फिर जब मौसम बदला तो मध्य पाषाण काल में छोटे और बेहतर औजार बने। और फिर आई नव पाषाण क्रांति, जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही क्रांति, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इंसानों को एक जगह टिककर रहना सिखाया। इसी ने शहरों और महान सभ्यताओं के लिए दरवाजे खोले और आने वाली हर चीज की बुनियाद रखी। हजारों साल की धीमी तरक्की के बाद अचानक कुछ बहुत ही अनोखा होता है। सिंधु नदी के किनारे भारत की पहली महान शहरी सभ्यता जन्म लेती है। आपको पता है, 1920 के दशक से पहले दुनिया की सोच कुछ और थी। कई औपनिवेशिक कहानियों में प्राचीन भारत को पिछड़ा हुआ दिखाया जाता था, लेकिन फिर जमीन के नीचे से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर निकले और उन्होंने पूरी की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। जरा सोचिए, उस जमाने में ऐसी प्लानिंग, उनके शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बने थे और उनकी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम वो इतनी जबरदस्त थी कि दुनिया के कई हिस्सों में वैसी व्यवस्था 20वीं सदी तक नहीं बन पाई थी। ये वाकई में एक प्राचीन स्मार्ट सिटी थी। हम बात कर रहे हैं लगभग 4,500 साल पहले की। ये वही दौर था जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में सभ्यता फल फूल रही थी। लेकिन ये सभ्यता अपने आप में बिल्कुल अनोखी थी, और यही चीज इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो समाज आया वो इससे बिल्कुल उल्टा था। एक तरफ शहरी व्यापार करने वाले लोग और दूसरी तरफ ग्रामीण पशु पालने वाले लोग। एक तरफ कांस्य तो दूसरी तरफ लोहा। कितना बड़ा बदलाव था ये। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये शानदार शहरी सभ्यता बिखरने लगती है, और यहीं से जन्म होता है इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक का। अचानक से ये शहर वीरान हो गए, उनकी लिखाई भुला दी गई, और ऐसा लगा जैसे सारी आबादी छोटे छोटे गांवों में कहीं खो गई हो। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, इस पर कई थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गईं या मॉनसून बदल गया। कुछ भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं। एक पुरानी थ्योरी आक्रमण की भी थी, लेकिन अब ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि शायद कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं, खास तौर पर पर्यावरण में बदलाव, जिस वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ। तो जब एक दुनिया खत्म हो रही थी, उसकी जगह एक नई संस्कृति ले रही थी। एक ऐसी संस्कृति जो ईंट के शहरों पर नहीं बल्कि पवित्र शब्दों और एक घुमंतू जीवन शैली पर आधारित थी। ये लोग शहर नहीं बल्कि शब्द बना रहे थे। उनकी सबसे बड़ी धरोहर थे वेद, पवित्र भजन और ज्ञान की बातें, जो लिखी नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती थीं। और यही ग्रंथ हमें उस नई दुनिया की झलक देते हैं। और इस वैदिक युग में भी एक बड़ा बदलाव आया। शुरुआत में ये लोग कबीलों में रहते थे, पशु पालते थे और उनका समाज काफी खुला हुआ था। लेकिन समय के साथ ये लोग खेती करने लगे, एक जगह बसने लगे, छोटे छोटे राज्य यानी जनपद बनने लगे, और समाज का ढांचा भी ज्यादा सख्त होता गया। और यही बदलाव, खासतौर पर लोहे का इस्तेमाल और राज्यों का बनना, आगे चलकर भारत के दूसरे शहरीकरण की नींव रखेगा। मतलब हड़प्पा के पतन के लगभग 1500 साल बाद भारत में शहर एक बार फिर से बसने वाले थे।
तो ये सिर्फ एक सभ्यता का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसा बड़ा परिवर्तन था जिसने आने वाली सदियों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दिया। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी आज की ये आधुनिक और जटिल दुनिया उन पर्यावरणीय और सामाजिक दबावों को झेलने के लिए कितनी तैयार है, जिन्होंने प्राचीन दुनिया की सबसे महान सभ्यताओं में से एक को मिटा दिया था। सोचने वाली बात है ना?